पाकिस्तानी मईशत डूबती जा रही है। ये तो बढ़िया बुबा मारता था कि मैं महंगाई अगर ऐसे कर दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, महल बेच कर देना। हर पाकिस्तानी को मुल्क के दिवालिया होने का खौफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमें वही रेट पे दोबारा पेट्रोल चाहिए, वही रेट पे बिजली चाहिए। रुपया तेजी से बेजान होता जा रहा है, डॉलर नापैद हो गया है और पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। स्मगलिंग की सूरत में डॉलर मुल्क से गैर कानूनी रास्ते से बाहर जा रहा है। टैक्स चोरी करने वाले भी आमदन बढ़ाने के लिए मुल्क को खूब नुकसान दे रहे हैं। बिजली गैस का बहरान भी ताजरों के लिए दर्द सर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। पाकिस्तान क्या वाकई डिफॉल्ट करने जा रहा है? पाकिस्तान की मईशत तेजी के साथ क्यों बैठ रही है? पाकिस्तान में महंगाई का तूफान क्यों आ रहा है? पाकिस्तान में बेरोजगारी क्यों हो रही है? पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज क्यों बैठती चली जा रही हैं? पाकिस्तान के ताजिर क्यों परेशान हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज हम खुसूसी तौर के ऊपर कराची के ताजिरों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे पाकिस्तान की मईशत का अहवाल। जी, इस टाइम पे हम कराची की जोड़िया मार्केट में मौजूद हैं। जोड़िया बाज़ार की ये जो मार्केट है, ये होलसेल की पाकिस्तान की आप ये कह लें सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ से जितनी भी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, जिसमें दालें हो गई, आटा, चावल, चीनी और दूसरी जो अशिया है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, उसकी सबसे बड़ी मार्केट है। और यहाँ से जो है पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो है यहाँ से सप्लाई होती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमारे बिजनेस रिपोर्टर हैं अंजुम वहाब, वो मौजूद हैं। हमारे साथ मार्केट होलसेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफ साहब, वो मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन हैं हमारे साथ, वो मौजूद हैं। इनका राइस का कारोबार है। ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका जो है दालों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये दालों का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बिजनेस रिपोर्टर हैं उनसे जानेंगे, उनसे रेलिवेंट सवाल इनसे करेंगे। अंजुम, दिन ब दिन प्राइस बढ़ रही है। हम रोज़ाना आपकी ब्रेकिंग देखते हैं कि 10 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए। हर चीज़ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कीमतों की। आपकी रिसर्च क्या बताती है क्यों महंगाई हो रही है? गवर्नमेंट का फेलियर है, ताजरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वजूहात क्या है? इसमें सारी चीज़ें शामिल है। गवर्नमेंट का फेलियर भी कह सकते हैं, ताजरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह सकते हैं। ख़ास तौर पे गंदम के अगर मामला को देखा जाए तो गंदम मौजूद है। अगर गंदम महंगी हो रही है, गंदम है तो महंगी हो रही है ना। अगर गंदम की कमी होती तो गंदम महंगी ना होती। गंदम अभी 4 दिन में तकरीबन 30 से 35 रुपये बढ़ चुके हैं। इसमें यकीनन तमाम ताजिर तो नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते, लेकिन बेहतर जो ताजिर हैं, जो खास तौर पर जो बड़ा माल है जिसमें गंदम कहा जा सकता है, चावल कहे जा सकते हैं, इनको ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। इनके रेट रोज़ाना की बुनियाद पे शाम को बैठ के कुछ बड़ी बिग शॉट जो होते हैं वो तय करते हैं कि सुबह क्या रेट होना चाहिए। अच्छा चलें जी, अब आप ये देखें कि आटा, चावल, दालें, घी, तेल, पत्ती, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इस्तेमाल की चीज़ें, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, उसने ये चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करना ही करना है। उसका घर में इसके बगैर गुजारा नहीं है। राव साहब, बहुत शुक्रिया, आप सदर हैं होलसेलर्स के। होलसेलर रंजुम कह रहे हैं कि एक तौर के ऊपर माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। हुकूमत कह रही है कि जी हम सस्ता दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जी महंगाई हो रही है। जिम्मेदार कौन है? देखें, अंजुम साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें, चंद लोग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं मिडल मैन। ये ताजिर बरादरी जो कराची होलसेल वाले हैं या कहीं भी आप होलसेल देखेंगे, वो ज़ख़ीरा नहीं करते। नहीं, मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सारे मिलके यहाँ ज़ख़ीरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेट क्यों बढ़ रहा है? मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगले साल जो चावल के रेट थे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस साल। आप क्यों हो गए? मैं बताता हूँ आपको कि देखें, अभी जो महंगाई का दौर है ना, इसमें जो पाकिस्तानी करेंसी है ना, उस पर लोगों का इतबार रहा नहीं है। लोग जो है ना चावल वगैरह ज़ख़ीरा इसलिए करते हैं कि चावल पुराना होने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। और अच्छा, पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, उस पर एतबार लाना पड़ेगा पब्लिक को भी और ताजिर बरादरी को भी, और मिडल मैन जो इसमें ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। चलें हम इसमें बात करते हैं। आपका दालों का कारोबार है, पहले तो मुझे ये बता दें कि दालों की कीमतें कितनी बढ़ी और अभी कितने परसेंटेज इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालों की कीमतों का तो ये हो गया है कि रात को सोते हैं कुछ होता है, सुबह उठते हैं कुछ होता है। 2 बजे कुछ रेट है, 4 बजे कुछ रेट है। अभी सिर्फ ये 1 तारीख से लेकर 30 तारीख हर दालों के अंदर तकरीबन 30 रुपये किलो पे इजाफा हो गया। 30 रुपये किलो? 30 रुपये किलो पे इजाफा हो गया और माल भी नहीं मिल रहा। हम पीछे इम्पोर्टर से पूछते हैं भाई माल, बोला हमें बैंक डॉलर नहीं दे रही, तो हम इम्पोर्ट का माल कैसे छोड़ाएं। और दालें 90%
इम्पोर्ट है। हाँ 90% इम्पोर्ट है दाल। टोटल दालें हो गई, मूंग की दाल हो गई, माश की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, सब इम्पोर्ट का आइटम है। 30-30 रुपए किलो दालों पे इजाफा हो चुका है। एक मूंग हमारी लोकल थी, उसको भी परसों से लेकर आज तक 20 रुपए किलो पे तेज़ी आ गई है। हमारी लोकल यहाँ पे मार्केट माल बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। हम किसी भी छोटे लोकल दुकानदार को बोलते हैं कि भाई ये रेट हो गया है, तो बोलते हम कैसे बेचें, हमसे आगे लोग कैसे लेंगे। हम पीछे लेने जाते हैं तो हमें पता हमें मिलता नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें डॉलर की वजह से महंगी हो गई, कुछ चीज़ें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से महंगी हो गई, और कुछ जो है रिटेल मार्केट में जाके आगे जाके महंगी हो गई। मिक्स प्लेट है ना ये। देखिए मैं आपको बताऊं, ज़ख़ीरे वाली जो बात है ना, ये तो आप समझ लें कि मिडिल मैन वो लोग हैं जो ताजिर नहीं कहलाते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ताजिर नहीं कहलाते। तीनों चारों चीज़ें मिक्स हो गई ना, वो ताजिर नहीं कहलाते। ठीक है। वो उनका काम यही होता है कि ज़ख़ीरा करना। वो ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, यानी हम लोग कुछ भी नहीं है उसके आगे। यानी कि मोनोपोली तो उन्हीं की है ना। मोनोपोली भी उन्हीं की है, निज़ाम भी उन्हीं का है, सिस्टम भी वही है। अब आप ये जो है आप चावलों का आपका बिजनेस है, चावल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? अच्छा, चावल की कीमत का बढ़ने की वजह सबसे बड़ी तो पाकिस्तान में तो सिंध एरिया को जो अफेक्ट किया वो फ्लड ने किया। ठीक है। फ्लड की वजह से आपकी 50% क्रॉप जो है वो तो तबाह हो। दूसरा जो पंजाब की क्रॉप है उसके अंदर जैसे इन्होंने चेयरमैन साहब ने बताया कि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो स्टॉकिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। स्टॉकिस्ट के आने की वजह से, इसलिए कि मेरे ख्याल से उनको कोई दूसरी चीज़ें स्टॉक करना समझ नहीं आई, तो उन्होंने राइस पे बहुत बड़ा। अच्छा, ये हम इसको मैं लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। जैसे डॉलर लोग जो है खरीद लेते हैं कि रेट ऊपर जाने वाला है, गोल्ड खरीद लेते हैं कि रेट ऊपर जाना है, इसी तरह से गंदम और चावल लेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, फिर अपनी मर्जी का रेट दिया, यानी कि आप तक महंगा आया। मैं आप इसकी बात बताऊँ, देखें ये जो चावल है ना, जो हमारे पाकिस्तान से जो 11-21 जाता था, तो जाहिर सी बात है $1200 वगैरह रेट होते थे तकरीबन। अब हमारे यहाँ 1600-1700 में भी पोस्ट नहीं है हमारी कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। इसकी वजह मिडल मैन का ज़ख़ीरा। अच्छा, मैं ये जो लोग खड़े ना, ये आप तो ताजिर हो गए, ये डेली वेजेस वाले लोग हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आप मुझे बताइए, आप डेली वेजेस पे काम करते हैं? नहीं, मैं गद्दागारी रोजाना ना दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, कितनी दिहाड़ी आपको मिल जाती है? अल्लाह का शुक्र है, फिर भी 1000-1200 1000-1200। फिर आपका गुजारा हो जाता है या परेशानी है? नहीं, बहुत परेशान हूँ। कैसे, क्या? 1400-1500 का आटे का तेल है, 1400 का। ठीक है। अगर 10 किलो लेते हैं तो फिर दो बात ही, हम लोग 2 बंदे मियाँ बीबी हैं तो नहीं चलते, इतना मेहमान आते हैं, बंदे आते हैं, तो घर पे इतना खाना नहीं होता। आप ये मुझे बताएं, आप रोजाना मेहनत करते हैं, गुजर बसर सही हो जाता है? ये किसका नुकसान, कौन किसकी वजह से समझ रहे हैं कीमतें बढ़ रही हैं? सही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा। जो भी कुछ हो रहा है गवर्नमेंट की हुकूमत की वजह से हो रहा है। अच्छा। महंगाई हद से बढ़ गई है। ठीक है। गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। एक कमाने वाला 10 खाने वाले 1000-1200 से क्या होता है साहब? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपकी इनकी ये जो खड़े हैं सब बता रहे हैं कि 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी है। अब इसमें आपने घर का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बीमारी भी देखनी है, सब इसी में करना है। इसी में करना होता नहीं है। नहीं होता नहीं होता है। ठीक है। गुजारा नहीं होता, बच्चों का स्कूल का खर्चा नहीं निकलता, पेट का खर्चा 1200 में नहीं निकलता। ठीक है। एक कमाने वाला 6-6, 7-7 खाने वाले। और अगर ये महंगाई इसी तरह से बढ़ेगी तो और मुश्किल हो और जाएगी। मुश्किल हो जाए। तो दिहाड़ी नहीं बढ़ाते ये लोग? नहीं बढ़ाते, इधर काम ही नहीं बढ़ता, दिहाड़ी कहाँ से बढ़े? कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है। नहीं है, महंगाई तो खाने पीने की चीज तो नहीं रुकती, वो तो चलती है ना। वो तो चलेगी। पहली तारीख के और बाजार का हाल देखना। रेट कितना बढ़ा? रेट अभी इसके बहुत हाई हो गए, तकरीबन हर चीज़ पे 40-40, 50-50 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो आप लोगों को तो फायदा हुआ है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? इम्पोर्ट के माल ही नहीं निकल रहे हैं, डॉलर से नहीं मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इसमें? लोग तो ये समझते हैं कि आप लोगों के पास क्योंकि माल पड़ा हुआ है, आज आपने सस्ते में खरीदा है, कल आप महंगे में बेच रहे हैं, तो आपको तो नफा हुआ ना। अनाज वैसे भी हम लोग ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर कीड़ा पैदा किया है, ज़्यादा दिन तक रख ही नहीं सकते। आज आता है कल माल चला जाता है, बस इससे ज़्यादा रखते ही नहीं। आने वाले दिनों में मजीद आप रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है, माल मिलता है, इसमें भी लोग पैसे लेके खड़े हैं, उसमें भी माल नहीं मिलता। लोगों का सवाल ये है कि मैं लोगों का सवाल लेके आया हूँ। लोग ये कहते हैं कि होलसेलर जो है ना महंगाई करते चले जा रहे हैं। कौन कर रहा है महंगाई? प्रॉफिट जो है ना पहले से और जो है ना कम से कम तरीन होता जा रहा है। सर देखिए, हम लोग खुद जो है ना यही सोच के रखते हैं कि अगर हम भी अगर ज्यादा ले लेंगे तो अल्टीमेट कंज्यूमर एंड कंज्यूमर तो बेचारा वैसे ही मर गया है। वो तो मर ही रहा है। आटा आप देख लें कहाँ है, कोई गंदम पे कोई हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गंदम पे कोई एक बयान नहीं आ रहा, कोई एक चीज नहीं आ रही है।
उसके अलावा आप चावल के ऊपर देख लें, कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा सुनो बाबा, आप मुझे ये बताएं कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है अभी 2-4 महीनों में, और आगे कितना इजाफा? कल से आज बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ये मिसाल है, कल से 7,350 का था, हुआ आज 7,400 का। बढ़ गए। अब आने वाले दिनों में कितने बढ़ जाएंगे? आगे बहुत खराब नजर आ रहा है। कितना ये समझ नहीं, लेकिन बहुत तेजी नजर आ रही है। तेल फी लीटर 400 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये? तेल तो अभी भी, ये खुले तेल की बात कर रहा हूँ, वैसे ब्रांडेड तेल तो वैसे अभी 500 पे है। रमजान में तो हमें नजर आ रहा है 550-600 हो जाएगा। आप माशाल्लाह आटे के इन्होंने बताया कि बड़े इम्पोर्टर वो है, होलसेलर हैं, तो आप मुझे बताइए कि आटे की कीमतें बढ़ने की वजह जो है लोगों को क्या बताएंगे कि क्यों आटे की कीमतें बढ़ रही हैं? आप लोग खुद से बढ़ा रहे हैं या क्या हो रहा है? गंदम लोगों ने होल्ड की हुई है, और गंदम जो है ना, सारी आटा और गंदम ये स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। अच्छा जी, यानी गंदम माफिया है। जी वो स्मगलिंग करके रेट बढ़ा रहे हैं और जखीरा अंदोजी करके बढ़ा रहे हैं। जी इन्होंने माल रोका है, जहाँ जहाँ गोदामों में गंदम पड़ी हुई गवर्नमेंट को चाहिए और छापे मारे पकड़े और ये बॉर्डर बंद करे, तो रेट नीचे आ जाएगा। जी बिल्कुल, रेट नीचे आएगा। आप ये समझते हैं महंगाई जो है सिंध गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रही है? सिंध गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। पंजाब में भी तो महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई नहीं हो रही है पंजाब में, नहीं है इतनी महंगाई नहीं है जितनी कराची में महंगाई है। अच्छा, और मैं खुद अभी माल लेने आया हूँ नई कराची से। अच्छा जी हाँ। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो लोग हैं उनकी कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है? बिल्कुल लाजिम बात है, वो परेशान है, किराए के मकान में बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, किस का वो इधर महंगाई इतनी। 2 किलो आटा 280 रुपए का है, 500 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी वो कहाँ से पूरा कर रहा है? मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। सियासी महकाम की वजह से ज़्यादा मुझे तो ऐसे ही लगता है, ये आपस में लड़े जा रहे हैं और आवाम जो मरे जा रही है। जो हम जैसे सफेदपोश लोग हैं वो अभी जिंदा हैं, जो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं ना वो वैसे ही मर गए। आप उनके जाके तो देखें। अपने हर कोई अपने फायदे के बारे में सोच के जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं उनको वो लोग पीछे जा रहे हैं। मुल्क की मईशत तब अच्छी होती है जब छोटे बड़े कारोबार करने वाले ताजिर अपने कारोबार को मुनाफाबख्श समझते हैं और वो दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सस्ता फरोख्त करके ज़र मुबादला कमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह होती जा रही है। पाकिस्तान की तबाहाल मईशत का जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए जिम्मेदार कौन की टीम मिली है ताजरों से। अच्छा जी, मैं इस टाइम पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ। यहाँ गारमेंट्स की एक बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ आने की वजह यह है कि यहाँ पर मेरे साथ इस टाइम पे इस कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ के जो बिजनेसमैन हैं वो मेरे साथ उनसे और जो ये ताजिर बरादरी है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पहले फारूक साहब मौजूद हैं, दास साहब मौजूद हैं, मुराद सोनी साहब मौजूद हैं और हमारे उनके यहाँ पे मौजूद हैं तो हबीब साहब मौजूद हैं। तो फारूक साहब, आप सबसे पहले ये बताइएगा कि वाकई हम जो खबरों में सुनते हैं मईशत से जो प्रॉब्लम्स ताजिरों को हो रही हैं वो हो रही हैं या ये एक हवा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप जो क्वेश्चन किया मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा है। लेट से जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम ट्रिम्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, डॉलर्स नहीं जा रहे, बैंक में डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, पैसे जमा करवा चुके हैं, लेकिन बैंक के पास डॉलर्स नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं हमें। रफ आइडिया बताइए कि पिछले 1 साल 2 साल या 3 सालों में आपकी कितनी प्रोडक्शन लेट हुई इस तमाम जो सूरत-ए-हाल है, डॉलर्स ना मिलने की वजह से, डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से या एलसी ना खुलने की वजह से? ऑलमोस्ट 30% तो हुई है। 30%, यानी कि 30% हम इसको लॉस में गिनेंगे। लॉस में गिनेंगे तो ये बड़ा लॉस होता है। 30% किसी बिजनेस का बहुत लॉस है। अच्छा, हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं। दानिश भाई, सेम इसी तरह का सवाल है। आप माशाल्लाह एक इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हम पूरा दिन ये सुन रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, बिजली का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है हमारे पास जो आप अच्छा, एक और सवाल, क्या आपको भी डाउन साइजिंग करनी पड़ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली चीज़ तो जी ये है मेरे हिसाब से कि तकरीबन एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 to 30% वैसे ही डाउन है और इसका रीज़न शायद पाकिस्तान की इकॉनमी इतना नहीं है जितना कि इंटरनेशनल इकॉनमी है।
और अगर आप अमेरिका और यूरोप की बात करें जहाँ मेजॉरिटी में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ की रिसेशन की वजह से भी हमारे पास ऑर्डर्स कुछ कम हैं। ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑब्वियसली अपने आप को फीजिबल वाइबल करने के लिए जो इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लगती है, वहाँ पे उनको डाउन साइजिंग और अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना पड़ेगा, वरना शायद वो फीजिबल नहीं रहेंगे, सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक कि डाउन साइजिंग इस वक्त पाकिस्तान की जो मेजर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा हायर करती है वो इंडस्ट्रीज़ डाउन साइजिंग कर रही हैं ड्यू टू इंटरनेशनल ऑर्डर्स बीइंग लेस। सही साहब मौजूद है मुराद साहब, डाउन साइजिंग पे भी हम बात कर लेते हैं। जी जी, पूरी इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़े पैमाने पे डाउन साइजिंग कर रही है? तो देखिए जितने हमने हमारी मालूमात है वो हम किसी भी फैक्ट्री में बात करते हैं, जितनी हमारी दोस्ती आ रही है सब बोलते हैं अगर हम 50 साल के निकालें, 40-50 साल के निकाल रहे हैं। इसकी वजह ये है, देखिए कारोबार है नहीं, ये एक इतना बड़ा क्राइसिस जो सामने आएगा बेरोजगारी का। फिर जब हम बात करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की, तो इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि अगर कराची से अगर 25-50 हज़ार आदमी अगर वो बेरोजगार हो गया, तो वो भी कौन सा बेरोजगार हो रहा है जिसकी सैलरी 25 से 50 हज़ार के दरमियान है, ठीक है, तो उस वक्त हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए ये जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो पूरे स्टेक जो हमारे हैं पाकिस्तान में जितने भी हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, इन सबको एक पेज पे बैठना होगा, इस मुल्क के बारे में सोचना होगा। अवामी राय ये है कि बिजनेसमैन हमेशा फ़ायदे में रहता है और आवाम जो है वो पिसती है, ये अवामी राय है। आप अवाम के लिए क्या कहेंगे कि बिजनेसमैन वाकई फ़ायदे में है या ये सिर्फ अवाम का कॉन्सेप्ट है या अवाम सही है? देखें, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि लोगों को ये फील होता है कि अगर डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, पाक रुपीज़ वीक हो रहा है, तो हमने एज अ बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर अगर कोई ऑर्डर लिया हुआ है तो उसमें हमें पाक रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जो पीछे हम इम्पोर्ट बिल क्रिएट कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 5-8 साल से नहीं 15-20 साल से सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बनाई गई। जिस तरह अभी फारूक साहब ने भी कहा कि हमें एक जिपर तक और एक बटन तक तो इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो अगर हमारी एक्सपोर्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़ बढ़ती है तो उतना ही हम पीछे इम्पोर्ट बिल को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो पाता इंडस्ट्री का। तो इस चीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट प्लानिंग की ज़रूरत है। डॉलर जो हमारा वीक हो रहा है, ये हमें एज अ बिजनेस कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ने के बजाय हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तमाम ताजर हमारे साथ थे और सिर्फ एक ही सवाल है जो हम जानना चाह रहे हैं कि मईशत पाकिस्तान की इस टाइम पे कहाँ खड़ी है और आने वाले दिनों में कहाँ हम उसको देख रहे हैं। और ये हम ताजरों की नज़र से देख रहे हैं, दुकानदारों की नज़र से देख रहे हैं, तो जो अभी तक की ये सब ये कह रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन पे जा रहा है, तो जबकि हर बंदे को समझ में आ रहा है कि हम वर्स्ट कंडीशन पे जा रहे हैं, तो ये हुकूमत को क्यों नहीं समझ में आ रही बात? और जो हमारे मईशत को देखने वाले हैं, जो हमारी तमाम मईशत को इस टाइम पे देख रहे हैं, हम इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं, वो कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम ताजरों की ज़ुबानी बात सुनते हैं तो हमें लगता है शायद हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। हम तो शायद आप ये समझें कि एक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे हैं। अगर आज भी ये चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं गई तो आने वाली सूरत हाल जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर लग रही है वो वाकई किसी डिजास्टर से कम नहीं होगी। तो ये आने वाले दिन हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज लेके आ रहे हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। तो इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे आगे मजीद ताजरों से। ताजरों और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं तो इस टाइम हम मौजूद हैं कराची चैम्बर की बिल्डिंग में और कराची चैम्बर के सदर हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इकॉनमी जो है पाकिस्तान की डिस्टर्ब हुई है, यानी कि हम रोज़ बरोज़ डॉलर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं। ताजरों की आओ बका सुनते हैं कि जी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, एलसियाँ नहीं खुल रही, कीमतें बढ़ रही हैं, नीचे अवाम परेशान हो रही है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो ताजर बरादरी है वो किधर स्टैंड करती है? उनके मसाइल जेन्युइन है या सिर्फ एक आर्टिफिशियल एक हवा बना हुआ है? यकीनन कोई हवा नहीं है, ये एक जेन्युइन डिफ़िकल्टी है और सारा मुल्क इसको फेस कर रहा है। मईशत की खराबी में अगर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से शुरू करें तो ये तक 3 महीने पहले गैस की जब शॉर्टेज आई तो एक बहरानी कैफियत ने जन्म दिया। अभी वो चल ही रहा था और अभी तक है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन, और उस वक्त कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि शायद डॉलर स्टेबलाइज हो जाए,
शायद बेहतर हो जाए। हमारे पास चंद चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जितनी भी इंपोर्ट होती है, हम जितनी भी इंपोर्ट करते हैं उसमें FBR और कस्टम्स के साथ मिलकर अंडर इन्वाइसिंग करके नुकसान दिया जाता है मईशत को, और आज सालों से दिया गया है कि हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि माशरा तो हर किस्म के लोगों से कंप्राइज होता है, तो इस फ़र्द वाहिद को आप माशरे के सिंबल नहीं बना सकते। जैसे फ़र्द वाहिद नहीं, ताजरों में मैं किसी स्पेसिफिक एक चीज़ की बात नहीं कर रहा। आप ये देखिए ताजरों में दालें कितने कंटेनर क्लियर होते हैं, लाखों में होते हैं, तो लाखों ही अंडर इन्वाइसिंग नहीं, ये आपकी बात आई डोंट एग्री विद, आई एम सॉरी। लाखों के लाखों जो है अंडर इन्वाइस्ड होते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक, मैं तो इस बात को कहना बड़ा आसान है। नहीं सर, मैं देखें कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 लाख या चले 50-20 हज़ार कंटेनर अगर एक दिन में क्लियर हुए जी, तो वो सारे के सारे मिली भगत से क्लियर हुए। मिली भगत का मतलब अंडर इन्वाइसिंग करके हुए। अंडर इन्वाइसिंग खाली एक आदमी से तो नहीं होती ना, सिस्टम से होती है। सिस्टम सारे के सारे नहीं, आई डोंट एग्री, सॉरी, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। आप ना करें, आपका प्रोरोगेटिव है, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरी बरादरी पे, ये कतई नाकाबिल कबूल है। अच्छा, चलें, बात करूँ। देखें, इस बात की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कस्टम्स में जो ये कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं, ये तो रीढ़ की हड्डी आपने बना दी करप्शन के लिए। आपने ओपन क्यों नहीं किया? एक मिसाल दे रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का फेलियर है, ओपन कर देना। क्योंकि आपने क्लियरिंग एजेंट के पास जाना है, क्लियरिंग एजेंट को कमीशन देना है, उसमें आपकी अंडर इन्वाइसिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियाँ आई हैं कि जेब में नहीं रख के लाया, ये अखबारी रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कुछ गाड़ियाँ हैं और रोड पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनका भी एक नंबर है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं जो बात में। अच्छा, चले, मैं आपकी बात मैंने समझ ली। आपने अफगान ट्रांजिट, देखिए स्मगलिंग की गाड़ी की आपने बात की ना, मैंने स्मगलिंग की बात नहीं की, मैंने कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की बात। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने जेब में नहीं रख के लाएगा। ठीक है, जेब में नहीं लेके। ये जो स्मगलिंग के जरिए सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी तो ताजिर ही मंगवा के बेच रहे हैं, चाहे उसमें टायर हो, चाहे उसमें छालिया हो, चाहे उसके अंदर दूसरी अशिया खुर्दोनोश हो, सिगरेट हो, XYZ। मैं आपकी तवज्जो एट द सेम टाइम कराची पोर्ट ट्रस्ट पे क्लियर होने वाले हजारों कंटेनर की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। आप उसको रेफरेंस बना रहे हैं, मैं इसको दोनों तरफ आप जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ताजिर जो है वो इस सिचुएशन की जो आज मुल्क में प्रिवेल कर रही है उसके जिम्मेदार है। मैं आप नहीं, आप नहीं है, जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने ढील दी, इधर से रास्ता खुला। अगर हुकूमत स्क्रू ना करती तो ये रास्ता ही बंद हो जाता। देखिए, अल्टीमेटली नुकसान खतावार हुकूमत है। नहीं भैया, एक परसेंटेज होता है हर चीज का, उसको आप रेफरेंस नहीं ले सकते। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात शुरू कर रहा हूँ, आप एक छोटे से परसेंटेज को रेफरेंस बना रहे हैं। नहीं सर, सॉरी, मैं भी आपकी बात से एग्री नहीं करता। मैं छोटे से परसेंटेज को नहीं बना रहा, मैं आपसे एक्चुअल बात कर रहा हूँ। जिस टॉपिक के ऊपर ना ताजिर आता है ना बात की जाती है, और अनफॉर्चुनेटली आपके पास जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका ऑडिट आज ईमानदारी के साथ करा लें, किसी बाहर की कंपनी से करा लें, लग पता जाएगा। आप कराने के लिए तैयार हो जाएं कि किसी बाहर की कंपनी को हायर करते हैं और पाकिस्तान की 10 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो ना उसका ऑडिट करा लेते हैं। अभी भी सबके ऑडिट होते हैं, वो तो आपको पता है कैसे होते हैं। फिर मैं इस पर क्या अर्ज करूँ अब आप, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जो हमारा लोअर तबका है, अब आप मैं कराची के उन कच्ची आबादियों और उन छोटी आबादियों की तरफ हम आगे जाके आपको निशानदेही करेंगे जहाँ पे डेली वेजेस वाले लोग हैं, यानी कि जो 500 रुपये से लेके 1000-1500 रुपये की दिहाड़ी पे वाले लोग हैं, वो कितनी मुश्किलात का में सफ़र कर रहे होंगे। असल मसला वहाँ पर है, और हमारी अक्सरियत वो है, क्योंकि यहाँ पे पिछले कोरोना के दौर से लेके अब तक ये हुआ, अमीर से अमीर तर होता चला गया, गरीब से गरीब तर होता चला गया। मिडिल क्लास जो है या तो वो ख़त्म होती चली जा रही है या मिटती चली जा रही है, और ये बड़ी नुकसानदेह सूरत हाल है जो आने वाले दिनों में होगी। मईशत के हवाले से चंद चीज़ें और हैं जो आपके सामने हैं। आने वाले वक्त के अंदर हमें आटा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोटी पहले 20 रुपए की थी, अब 25 की होगी। एक महंगाई तो हुकूमत की है, दूसरा हर दुकानदार ने अपना रेट बनाया हुआ है। जी, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के ऑफिस पहुँचे, और न्यू कराची ट्रेड इंडस्ट्री का ये जो ऑफिस है, यहाँ आने की वजह यह है कि न्यू कराची के सनती इलाके में 4000 से ज़ायद
इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उसमें छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं, और यहाँ पर जो कारोबारी हालात हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। मोहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित साहब, आप पूरी इंडस्ट्री की एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि तमाम कारोबारी जो न्यू कराची सनती एरिया में इंडस्ट्री वाले हैं, वो इस टाइम पे खुशहाल हैं, परेशान हैं, उनके हालात स्टिफ हो रहे हैं, आखिर उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए सर, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमिक इशू जो हमारा है वो है सर्कुलर डेथ। नहीं, इस वक्त जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट आई है या इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इसने कभी चीज़ों को एड्रेस ही नहीं किया। इस वक्त इन्होंने जो इंडस्ट्री के लोग हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, उनको कभी किसी चीज़ में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कभी लूप में नहीं लिया। इस वक्त सिचुएशन ये है, जो शहर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स में 44% एक्सपोर्ट है इस पूरे मुल्क की, उस शहर का ये हाल है कि उसकी इंडस्ट्री गैस की वजह से बंद हो गई। अच्छा मोहित साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे पास अब जब इंडस्ट्री की हालत, आपसे भी बात हुई, हमारी कराची ट्रेड में भी मैंने बात की, इसके अलावा जिस भी ताजिर से बात हो रही है वो ये कह रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट तो ख़त्म होती चली जा रही है, इंपोर्ट के लिए हमारे पास डॉलर ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जुड़ी हुई है, मतलब आपको रॉ मटेरियल चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट का आइटम तैयार करने के लिए। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम जब ओवरऑल जायज़ा लेते हैं तो दुनिया में भी इन्फ्लेशन आई है, बिल्कुल दुनिया में जब महंगाई हुई है तो उनके ऑर्डर भी गिरे। तो ऐसे में हमें ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया जो है हमसे ज़्यादा कम्पीट कर रहा है दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले?